जो कोर है ना उस पर अच्छा ग्रिप है और चीज़ें आप जोड़ सकते हैं। फिर एक बुक मैंने वो पढ़ी थी, शेम दैट बाइंड्स यू, और उसके अलावा पीडीएफ के नोट्स मुख्तलिफ निकाल के आर्टिकल्स मैंने पढ़े थे, वीडियोस देखी थी। उसके अलावा मैं से भी बात करें, इसके अलावा भी और बुक्स जॉन ब्रैडशॉ की बड़ी किताबें हैं, बहुत सारे हमने हैंडआउट्स भी बनाए हुए हैं यहाँ ग्रुप हैंडआउट्स नहीं, बाकायदा किताबें हैं जिसके ऊपर आप काम कर सकते हैं और उसका तो सारा काम है शेम हीलिंग पे। उसने ही डाइड व्हेन ही वाज 86 और जॉन ब्रैडशॉ की डेथ अभी लास्ट ईयर हुई है 2016 में। और लास्ट ईयर्स के अंदर उसने एक किताब लिखी जो कि पोस्ट ट्रॉमेटिक रोमांटिक स्ट्रेस ऑर्डर ऐसी कोई किताब थी। ये बड़ी लास्ट एज में जाकर उसने किताब लिखी जो कि थोड़ी सी मुख्तलिफ थी, लेकिन उससे पहले इसका जितना भी काम है ये सारा इनर चाइल्ड पर बहुत खूबसूरत काम है इसका। इनर चाइल्ड का कांसेप्ट बहुत अच्छा है। हाँ, वो तो आप ये इसी ने ही इन्वेंट किया बेसिकली। इवन डिसफंक्शनल फैमिली का जो टर्म है ये भी जॉन ब्रैडशॉ ने ही इन्वेंट किया और फर्स्ट टाइम इस पे बातचीत करना शुरू की और बाद में ये काफ़ी अब इतना कोई कॉमन वर्ड यूज़ किया जा रहा है जो कि अब प्रोफेशनल आके कहते हैं कि ये फैमिलीज डिसफंक्शनल नहीं होती, एक्चुअली कुछ फैमिलीज डिसफंक्शनल ट्रेड्स के साथ होती हैं, क्योंकि अब जो जितना भी अमेरिका में काम किया जाता है वो स्टिग्मेटाइज का जो लेबल है ना उससे हटाने के लिए किया जाता है। जैसे वो अब लोग फोर्स करते हैं, वहाँ पे आप जिससे भी बात करेंगे जो भी ड्रग एडिक्शन से मुतल्लिक़ है तो वो सब्सटेंस यूज़ डिसऑर्डर की बात करेंगे, वो ड्रग एडिक्शन की बात नहीं करेंगे। और ये जो टर्म है वो सिर्फ अब इसलिए यूज़ करते हैं ताकि थोड़ा सा इसको डीलेबलाइज किया जा सके। जो स्टिग्मा इंड्यूस करता है ड्रग एडिक्शन या ड्रग एडिक्ट का टर्म वो यूज़ नहीं करते, वो बात करते हैं अ पर्सन अ इंडिविजुअल विद अल्कोहलिज्म या अल्कोहलिक प्रॉब्लम्स, अल्कोहल यूज डिसऑर्डर की बात करते हैं वो। सो डिसफंक्शनल फैमिलीज का जो टर्म था ये जॉन ब्रैडशॉ का अता किया हुआ है। फैमिली सीक्रेट्स तो मैंने नहीं देखी, लेकिन जॉन ब्रैडशॉ की और काफ़ी सारी किताबें, ये मेरे साथ फेसबुक पे था और काफ़ी अच्छी इससे कम्युनिकेशन इनबॉक्स के थ्रू होती थी। इसकी वाइफ है अभी अटैच। वर्जीनिया स्टेयर वो अच्छी बुक थी, एक मुख्तसर थी छोटी सी ये वो भी टॉक्सिक शेम के बारे में बात करते हैं। मेरी बेसिस वो अपनी बुक में कुछ सेलेक्ट करते हैं, वही रेफरेंस दिया था। एक और बुक है वो इसकी बुक नहीं होगी, वो किसी और की बुक होगी। इनकी बुक कौन सी? ये जो आप बात कर रहे हैं, हाँ ये इनकी बुक नहीं। बाज़ औक़ात रिकमेंड करते हैं ना, जैसे कोड डिपेंडेंसी पे काम ओरिजिनली मेलोडी बेटी ने स्टार्ट किया, फिर उसके बाद क्लॉडिया ब्लैक की आपको एक बड़ी अच्छी किताब जो है वो द न्यू कोड डिपेंडेंसी नज़र आती है। लेकिन इसके बाद एक और प्रोफेशनल हैं जो कि हमें भेजती भी आर्टिकल्स, हर मंथ उनका एक आर्टिकल छपता है कोड डिपेंडेंसी के ऊपर, और क्या नाम है उसका। सो जितने भी फिर पुराने प्रोफेशनल है वो नए आने वालों की बुक्स को इंडोर्स करते हैं अगर अच्छी लगे तो, अगर उसका कंटेंट अच्छा है तो। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम है इतरत ज़हरा और आज आपकी खिदमत में फिर से हाजिर है इट टेक्स अ फैमिली की नेक्स्ट एपिसोड के साथ। जैसा कि आप जानते हैं कि इस प्रोग्राम में हम ऐसे ख़ानदानों की मदद करने की कोशिश कर रहे हैं जिनकी फैमिली में कोई ना कोई प्यारा नशे की बीमारी में मुब्तला है। और यहाँ पर मेरे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं डॉक्टर उज़्मा सदाकत। मैम कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मैं डॉक्टर हरगिज़ नहीं हूँ। इट्स अ स्लिप ऑफ टंग। अच्छा, लेकिन आपके चूँकि रिसर्च वर्क ऐसा है कि हम आपको वही दर्जा देते हैं जो किसी डॉक्टरेट का होता है। हाँ, लेकिन वो रिसर्च वर्क मेरा एक शौक है, लेकिन अभी इश्क के इम्तहान और भी हैं डॉक्टर बनने तक। ठीक हो गया। तो मैं अपने नाजरीन को बताना चाहूँगी कि पिछले कुछ प्रोग्राम्स में हमें मैम उज़्मा सदाकत ने इतनी रिसर्चेस बताई और इतनी ऑथेंटिक बातें बताई एडिक्शन डिज़ीज़ के बारे में और फैमिली की प्रॉब्लम्स के बारे में, उनकी मसाइल के बारे में। हमने मुतअद्दिद बार ऐसी चीज़ों के ऊपर बात की
कि बहुत सारी फैमिलीज़ इन चीज़ों से रिलेट कर सकती हैं, ना सिर्फ एडिक्शन डिजीज़ बल्कि ऐसे क्रॉनिक स्ट्रेसर्स, ऐसी बीमारियां जो कि साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर हैं, इनसे भी गुज़रने वाले अफराद के ख़ानदानों पर किस किस्म के असरात होते हैं, हमने ये सब कुछ अपने प्रोग्राम्स में डिस्कस किया। और ऐसी भी चीज़ों को यहाँ पर हाईलाइट किया गया कि फैमिली जब भी कोई पर्सन अपने करीब देखती है जो कि नशे की बीमारी में होता है, तो फैमिली बहुत सारे टोटके आजमाती है, दर्जनों ऐसे तरीके अख्तियार किए जाते हैं कि किसी ना किसी तरह नशा जो है वो छूट जाए, लेकिन वो तमाम चीज़ें कारगर साबित नहीं होती। मैं आज मैम आपसे पूछना चाहूँगी कि वो फिर जब ऐसी कोई भी चीज़ कारगर साबित नहीं होती तो फिर फैमिली को क्या करना चाहिए? अच्छा, सबसे पहले तो मैं इस पे बात करना चाहूँगी कि फैमिली वो कौन से दर्जनों मेथड्स हैं जो कि यूज़ करती हैं और वो कारगर साबित नहीं होते। ज़्यादातर केसेस में फैमिली ज़्यादातर एक ही तरह के तरीक़ाकार को बार बार अप्लाई करते हैं, और वो तरीक़ाकार होते हैं कि पेशेंट की मिन्नत करना, उसको कभी थ्रेट करने की तरफ जाना, कभी प्लीड करना उसके सामने, कभी प्यार से समझाने की बात करना, कभी कोई एक आध थप्पड़ लगा के उसको समझाने की बात करना, कभी शेम इंड्यूस करना उसके अंदर, ऐसी बातें करके कि तुम्हें तो हमारी परवाह ही नहीं है, तुम्हें तो फैमिली की रिस्पेक्ट की परवाह नहीं है, तुम तो किसी जोगे नहीं हो। ऐसी बातें करके फैमिली उसके अंदर शेम इंड्यूस करने की तरफ जाती है। बाज़-औक़ात फैमिली गिल्ट इंड्यूस करती है उसके अंदर, और इसी तरह से जितने भी नेगेटिव तरीके हैं फैमिली एक्चुअली वो सारे ही तरीके टाइम एंड अगेन पेशेंट के साथ इस्तेमाल करते हैं, जिससे कोई नतीजा उन्हें नहीं मिलता। ये नतीजा कोई एक दफ़ा नहीं मिलता, बल्कि फैमिली 20 मरतबा बल्कि कई 100 मरतबा इन्हीं तरीकों को प्रैक्टिस करती है और हर दफ़ा उन्हें नाकामी का सामना करना पड़ता है। सवाल ये है कि जितने भी ये सारे फैमिली मेंबर्स हैं ये 1-to-1 पेशेंट के साथ इंटरेक्ट करते हैं, यानी ऐसा कभी भी नहीं होता कि सारे फैमिली मेंबर्स मिल बैठ के उससे कोई बातचीत करें, बल्कि कोई भी फैमिली मेंबर जिसके सामने पेशेंट उस टाइम पे अवेलेबल है वो फैमिली मेंबर अपनी तरफ से एक अच्छी एफर्ट करने के ज़ुमरे में कोई ना कोई ऐसी बात करेगा जो कि नेगेटिव इंटेंशन अच्छी होगी, बात मनफी होगी। इंटेंशन ये है कि वो ड्रिंकिंग छोड़ दे, बात ये है कि तुम्हें समझ क्यों नहीं आती, तुम क्यों पागलों वाली हरकतें करते हो, तुम क्यों फैमिली की रिस्पेक्ट तुम्हारे लिए मैटर नहीं करती, क्यों बच्चों की तुम्हें शक्लें नज़र नहीं आती और तुम ड्रिंकिंग जो है वो कंटिन्यू किए जाते हो। ऐसी तमाम एफर्ट्स कारगर साबित नहीं होंगी जो कि 1-to-1 बेसिस पे होंगी, और दूसरा जिसमें कोई भी मुस्बत बातचीत की बजाय फैमिली इन्हीं नेगेटिव रवैयों से पेशेंट के साथ इंटरेक्ट करती रहेगी। अब सवाल ये पैदा होता है कि फैमिली फिर क्या करे। हाँ, जबकि हमारी सोसाइटी में ये भी एक थॉट होती है कि जब तक आप खुद नहीं चाहेंगे तो कोई आपके लिए कुछ नहीं करेगा। एग्जैक्टली ये एक बड़ा ही पुराना इस्टेब्लिश्ड एक नोशन है कि हर शख्स ये समझता है कि जब तक पेशेंट, ख़ास तौर पे ड्रग एडिक्शन की जब हम बात करते हैं या अल्कोहलिज्म की बात करते हैं, तो यही कहा जाता है कि जब तक पेशेंट खुद नहीं चाहेगा आप कुछ भी नहीं कर सकते। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर पेशेंट नहीं चाहेगा तो हम उसकी चाहत को कैसे बना सकते हैं? क्या फैमिली इतनी ही बेबस होती है जितनी कि बेबस वो नज़र आती है, और क्या वाकतन ही वो कुछ मिलजुल के ऐसा नहीं कर सकते जिससे उनके मरीज़ के अंदर कुछ मुस्बत चेंजेस जो है वो नजर आने की तरफ जाएं? तो मेरा जवाब ये है कि फैमिली मिलजुल के ऐसा बहुत कुछ कर सकती है जिससे ना सिर्फ वो मरीज की काया पलट सकते हैं बल्कि वो अपनी पूरी की पूरी फैमिली की भी काया पलट सकते हैं। क्योंकि कोई भी डिजीज जो है ड्रग एडिक्शन समेत ना सिर्फ पेशेंट को डायरेक्टली अफेक्ट करती है बल्कि वो पूरी की पूरी फैमिली को भी अफेक्ट करती है, इसलिए हम इसे फैमिली डिजीज भी कहते हैं। अच्छा, लेकिन बाज़-औक़ात ऐसा भी तो देखा गया है कि फैमिली वाकई बेबस हो जाती है, जैसे क्योंकि एडिक्शन के जो मरीज़ हैं वो अपनी सैनिटी खो बैठते हैं, तो अक्सर फैमिलीज़ बताती हैं कि इन्होंने हमें गन पॉइंट पे रखा हुआ था और पैसे लेने के लिए या इतने अग्रेसिव हो गए थे कि घर की चीज़ें तोड़ फोड़ रहे थे या अपने आप को या किसी को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं।
तो ऐसे में तो बेबसी नज़र आती है फैमिली की कि कुछ भी नहीं कर पा रहे। अब ऐसे में क्या किया जा सकता है? अच्छा, सबसे पहली चीज़ ये अंडरस्टैंड करने की है कि पेशेंट अचानक गन उठा के नहीं खड़ा हो जाता, बल्कि उससे पहले कुछ कॉन्वर्सेशन फैमिली के किसी एक फर्द में और उस पेशेंट के अंदर चल रही होती है। और ये जो कॉन्वर्सेशन है, ये कॉन्वर्सेशन कम और कन्फ्रंटेशन ज़्यादा होती है, जिसके नतीजे में पेशेंट प्रोवोक होता है और पेशेंट फिर कोई ऐसा स्टेप उठाता है जिससे ना सिर्फ उसकी अपनी सेफ्टी जेपर्डाइज होती है बल्कि बाकी फैमिली मेंबर्स की सेफ्टी भी जेपर्डाइज होती है। जैसे हो सकता है वो गन उठा के कहे कि मैं अपने आप को मार लूंगा, और बेसिकली ये कोई सलूशन है उसके नज़दीक अपने आप को ख़त्म करना, क्योंकि ये उसको समझ आता है कि जिन नशों के मुतालिक बातचीत की जा रही है उसको वो छोड़ नहीं सकता। क्योंकि एक और चीज़ हमें अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है बिंग फैमिली मेंबर कि जिस नशे को हम कोई मसला समझते हैं वो हमारे मरीज़ के लिए कोई सलूशन का काम, जिससे वो अपनी सैनिटी को इंटैक्ट रखने की कोशिश करता है, जिससे वो अपने दुनियावी मामलात को थोड़ा बहुत चलाने की कोशिश करता है, जिससे वो अपनी फंक्शनैलिटी को थोड़ा बहुत पॉसिबल बनाए रखता है, या अपने मूड को मैनेज कर रहा है, या अपने मूड को मैनेज करता है, या अपने जो हालात हैं उन्हें थोड़ा बेहतर तरीके से हैंडल करने के लिए वो कोई नशा यूज़ करता है। सो फैमिली को ये भी अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि पेशेंट जिस चीज़ को अपना सोल्यूशन कंसिडर करता है, फैमिली उन नज़रों से उस नशे को देखना शुरू करे कि क्या ये वाकतन कोई सोल्यूशन है, क्योंकि पेशेंट कभी भी रिकवरी के बारे में नहीं सोचेगा बल्कि वो अपनी ज़िंदगी ख़त्म करने के बारे में सोचेगा या वो किसी दूसरे को नुकसान पहुँचाने के बारे में सोचेगा। सो ऐसी सूरत में फैमिली को दखल देने की ज़रूरत है कि फैमिली पॉजिटिवली इंटरवीन करे किसी भी पेशेंट की ज़िंदगी में जो नामसाइद हालात में से गुजर रहा है और नशों से अपनी ज़िंदगी को ना सिर्फ बर्बाद कर रहा है बल्कि पूरी फैमिली की डिग्निटी जो है वो भी एट स्टेक है। सो फैमिली दखल कैसे दे सकती है, ये कोई चीज़ है जो कि फैमिली को सीखने की ज़रूरत है। सही है। ये जो आपने एक टर्म बोली है कि फैमिली इंटरवीन करे उसकी ज़िंदगी में, आप जैसे कि मैं आपका तारुफ कई दफ़ा करा चुकी हूँ कि आप पाकिस्तान की पहली क्लिनिकल इंटरवेंशनिस्ट भी हैं और आप सर्टिफाइड हैं अमेरिका से इसी फील्ड में। मैं चाहूँगी कि डिटेल में हमारे नाज़रीन को बताएं कि ये जो इंटरवेंशन है या फैमिली की मुदाखलत है ये किस किस्म की हो सकती है, और उस सूरत में जहाँ के पेशेंट बहुत ज़्यादा बेकाबू हुआ है और वो कंट्रोल अपना दे ही नहीं रहा किसी को, ऐसी सूरत में हम कैसे मुदाखलत कर सकते हैं? अच्छा, सबसे पहली चीज़ है कि फैमिली को ये जो बग़ैर सीखे पेशेंट की ज़िंदगी में बारहा दखल देती है फैमिली, उसको दखल देना छोड़ दे और फैमिली को सीखना शुरू करे कि पॉजिटिवली कैसे किसी भी पेशेंट की ज़िंदगी में दखल दिया जा सकता है। फैमिली दखल देने की सूरत में इंटरफेयर कर रही होती है उसके डिफरेंट मामलात के अंदर जो वो अपने तौर पर चलाए रखने की कोशिश करता है। हम में से किसी भी शख्स को ये पसंद नहीं है कि कोई हमारे मामलात में दखल दे, लेकिन यकीनी तौर पे हमारा एक जो जज्बात हैं वो हमारी फैमिली के साथ कनेक्टेड होते हैं, तो हम ये इमोशनल पावर अपनी फैमिली को ज़रूर देते हैं कि वो पॉजिटिवली हमारी ज़िंदगी में इंटरवीन कर सके जहाँ पे वो देखते हैं कि हमारी ज़िंदगी में कोई ख़राबी है या हमारा कोई एक रवैया ऐसा है जो कि पूरी फैमिली को अफेक्ट कर रहा है या हमारी आदत ऐसी हैं जो कि फैमिली जिससे अफेक्ट हो रही है। फैमिली जो है वो सीखने की तरफ जाए कि पॉजिटिवली दखल कैसे दिया जा सकता है और फैमिली उस प्रॉब्लम को कंसिडर करे कि ये मसला जो है अल्कोहलिज्म या ड्रग एडिक्शन का है जिसमें उन्हें दखल देने की ज़रूरत है। दूसरी एक चीज़ फैमिली को ये सीखने की ज़रूरत है कि 1-to-1 टॉक पेशेंट के साथ ना करें, बल्कि जब भी बात करें तो पूरी की पूरी फैमिली एक ग्रुप की सूरत में बैठ के बात करे, क्योंकि जो अददी ताकत है वो फैमिली अपने हाथ में लेने की तरफ जाए। पेशेंट इस पूरे जो एक्टिव एडिक्शन का करियर है उसमें बातचीत करना बड़ी अच्छे तरीके से सीख लेता है। पेशेंट को ये पता होता है कि मैंने अपने फादर के साथ कैसे बात करनी है ताकि वो थोड़ी देर के लिए काम डाउन हो जाए और उसको वो करने की इजाज़त मिल जाए गैर महसूस तरीके से जो कि वो करना चाहता है। उसको पता है कि अगर मेरी मदर जो है वो ड्रग्स पे बात करती है तो मुझे उन्हें कैसे कूल डाउन करना है, मेरी बहन बात करती है तो कैसे मुझे आंखें दिखा के उससे अपने लिए छुट्टी जो है वो लेनी है, भाई बात करता है तो कैसे अग्रेसिव होना है मुझे उनके सामने। पेशेंट तमाम फैमिली मेंबर्स के टैक्टिक्स उसे आते हैं कि मैंने किस शख्स को किस अंदाज में डील करना है। हर किसी की दुखती रग उसके हाथ में होती है कि दुखती रग उसके हाथ में है और उसको पूरा नॉलेज है अपनी फैमिली के
रवैयों का कि वो किन सिचुएशंस में किस तरह रिएक्ट करेंगे, और उसके पास पूरी एबिलिटी है जो वो अपने बाहर अल्कोहलिक्स या ड्रग एडिक्ट फ्रेंड से सीखता है कि मुझे किस तरह फैमिली मेंबर्स को मैनेज करने की ज़रूरत है ताकि उन्हें मेरा प्रॉब्लम जो है वो ज़्यादा नज़र ना आए और वो ये समझें कि ये कोई वक्ती चीज़ है जो कि टाइम के साथ साथ ख़त्म होने की तरफ जाएगी। सो सबसे पहली चीज़ जो फैमिली को करनी है कि 1-to-1 टॉक की बजाय एक ग्रुप की सूरत में मिल के बैठें और पहले तैयारी करें कि क्या बातचीत करनी है और फिर उस मौजू के ऊपर बातचीत करें। दूसरी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि फैमिली को ये भी देखना है कि जब भी वो पेशेंट के साथ बात करते हैं तो बात किसी एक नुक्ते से शुरू होती है और जब बात ख़त्म होती है तो वो कहीं बहुत दूर की कौड़ी ला रहे होते हैं जिसकी कि अभी कोई ज़रूरत नहीं होती। अच्छा, यहाँ पर मैं रुक के आपसे सवाल करना चाहूँगी क्योंकि ये पेशेंट आपने खुद ही बताया कि बड़े मैनिपुलेटिव होते हैं, ये सीख लेते हैं कि किसकी दुखती रख क्या है और कहाँ से किसको इन्होंने कंट्रोल करना है। ऐसा होता है कि वो फैमिली को ऑफ द ट्रैक लेके जाने के लिए खुद ही मैनिपुलेट कर रहे होते हैं। फैमिली बात कुछ करना चाह रही होती है लेकिन पेशेंट उन्हें किसी और बात पे ले आता है, वादे करके, अपने इरादे जाहिर करके, माफ़ी मांग के, या बहुत सारे ऐसे टैक्टिक्स, ऐसे टूल्स यूज करके पेशेंट अक्सर और बेशतर फैमिली को ऑफ द बैलेंस करता है। ऑफ द बैलेंस करता है। फैमिली इससे कैसे बच सकती है? फैमिली जब पूरी तरीके से डिजीज़ को पहचानती है तो फैमिली के लिए ये आसान समझना हो जाता है कि पेशेंट इस बीमारी के साथ क्या चीज़ें कर सकता है और क्या चीज़ें वो नहीं कर सकता। जैसे फैमिली जब पूरी डिजीज़ के बारे में सीखती है तो फैमिली ये जान जाती है कि पेशेंट के वादों पे एतबार नहीं किया जा सकता, इसलिए नहीं कि वो पूरा नहीं करेगा, इसलिए कि वो पूरा करने के काबिल नहीं है। जैसे हम प्रीवियस अपने प्रोग्राम्स में कॉग्निटिव फंक्शनिंग इम्पेयरमेंट की बात कर चुके हैं, तो वो इस काबिल नहीं है कि वो उन वादों को पूरा कर सके। इसके अलावा फैमिली ये भी सीख जाती है कि ये जो पेशेंट बाज़-औक़ात प्रॉमिस करता है कि हार्डकोर नशों को वो छोड़कर और सिर्फ वो ड्रिंक कभी कभार कर लेगा या सिर्फ वो बियर अगर पी लेता है तो इससे कोई बुराई नहीं है या इससे कोई उन्हें नुकसान नहीं पहुंचेगा, तो फैमिली को ये भी अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि जब हम डिजीज़ की बात करते हैं, ड्रग एडिक्शन की, तो इसका मतलब है कि इससे मुख्तलिफ नशों से फ़र्क नहीं पड़ता। पेशेंट कोई भी नशा जो इस्तेमाल करेगा वो उसी तरीके से जाके डाइजेस्टिव प्रॉब्लम उसके लिए क्रिएट करेगा जो कि वो हार्डकोर नशों से करता है। सो नशा बदलने से फ़र्क नहीं पड़ेगा। तीसरी एक चीज़ है कि पेशेंट बाज़-औक़ात ये फैमिली को भी कहता है कि मैं अगर चाहूँ तो मैं खुद से छोड़ सकता हूँ। तो जब हम डिज़ीज़ की बात करते हैं तो फर्स्ट स्टेज और सेकंड स्टेज के अंदर जो डिज़ीज़ है वो अभी इतनी ज़्यादा अग्रेसिव नहीं होती। सो पेशेंट ड्रिंकिंग के कुछ एपिसोड जो हैं उन्हें मैनेज कर सकता है कि वो कुछ अरसे के लिए नशा छोड़ दे, कुछ हफ्तों के लिए नशा छोड़ दे और वो नशा छोड़ के फैमिली को ये प्रूव करता है कि देखा मैं कंट्रोल कर सकता हूँ। सो फैमिली समझती है हाँ अगर ये 2-4 हफ्ते इसने नहीं पिए तो इसका मतलब है कि ये कंट्रोल कर सकता है, और फिर वो उसे इजाज़त अनकॉन्शियसली मिल जाती है कि अब इसको दोबारा नशे के बारे में नहीं पूछना, क्योंकि अगर ये कभी करेगा तो वो कंट्रोल भी कर लेगा। सो ये भी सीखने की ज़रूरत है कि डिजीज़ की जो फर्स्ट स्टेज है या सेकंड स्टेज है उसमें पेशेंट जो है वो अपने नशे को कंट्रोल कुछ देर के लिए कर सकते हैं, कुछ हफ्तों या कुछ इवन महीनों तक कर सकते हैं। लेकिन जब हम लेट स्टेज अल्कोहलिज्म या ड्रग एडिक्शन की बात करते हैं तो उसमें पेशेंट जो है वो अपने नशे को कंट्रोल नहीं कर सकता और वो नशे के बगैर जो है वो कुछ इवन घंटे भी नहीं गुजार सकता और सुबह दोपहर शाम जो है वो नशों का इस्तेमाल करके अपने जिस्म को थोड़ा बहुत खड़ा करने के काबिल बनाए रखता है। सो फैमिली को इन तमाम टैक्टिक्स को पहचानने की ज़रूरत है। मैं बारहा ये बात करती हूँ कि ड्रग एडिक्शन जो है ये एक प्रिडिक्टेबल डिजीज़ है। जब हम इसको डिजीज़ कंसिडर करते हैं तो इसका मतलब है कि इसके जितने भी सिम्टम्स हैं वो ऐसे नहीं हैं कि पहचाने ना जा सकें या अचानक वारद हो जाएं। फैमिली डिजीज़ कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करते हुए इन सारे जो टैक्टिक्स है और सारी जो चीज़ें हैं नेगेटिव उस पर अंडरस्टैंड कर लेती है कि पेशेंट इस तरह की चीज़ें कर सकता है। सो फैमिली इन चीज़ों पे बिलीव फिर करना छोड़ देती है, बल्कि फैमिली जब भी पेशेंट ऐसे प्रोमिस की तरफ जाता है या वो कहता है कि मैं हार्डकोर नशों को छोड़कर सिर्फ बियर तक अपने आप को महदूद कर लूँगा या मैं कुछ अरसे के लिए ड्रग्स जो है वो छोड़ दूंगा, तो फैमिली इन सारी चीज़ों के जवाब में एक ही बात कहती है कि जब हम बीमारी की बात करते हैं तो इसका मतलब है कि ये आपके इख्तियार में नहीं है, आप ऐसा कोई वादा हमें नहीं दे सकते जो आपके इख्तियार के अंदर नहीं आता। सो फैमिली बैलेंस को जो पेशेंट ख़त्म करने की कोशिश करता है फैमिली उसको मेंटेन करती है और एक वक्त में फैमिली एक ही एजेंडा के ऊपर बात करती है। ठीक है। मरीजों को ये मलका हासिल होता है कि वो अपनी कम्युनिकेशन के थ्रू जो कि वो एक्टिव एडिक्शन के अंदर बहुत अच्छी करना सीख जाते हैं, वो फैमिली को ऐसी बातें करते हैं जो वो सुनना चाहते हैं।
क्योंकि जो ऐसी बातें वो सुनना चाहेंगे वैसी अगर पेशेंट करेगा तो फैमिली फिर बार बार उस चीज़ को पॉइंट आउट नहीं करती। सो फैमिली ये भी अंडरस्टैंड करती है कि जब वो एक पॉइंट के ऊपर बात करने जाते हैं तो फिर वो एक पॉइंट के ऊपर ही अपने आप को रोके रखें और उसी के ऊपर बात करें। अगर पेशेंट इधर उधर की बातें करना चाहता है तो फैमिली उसको कहती है कि आज हम इसी मौजू के ऊपर बात करेंगे, फिर कभी आप हमारे साथ आइएगा, बैठिएगा, तो फिर जिन मौजूआत पे आप बात करना चाह रहे हैं उनके ऊपर बात की जाएगी। लेकिन जो 1 पॉइंट एजेंडा है राइट नाउ हाथ में हमारे, वो अभी ये है कि आप बताएं कि आप लेट क्यों आते हैं। एक वक्त में कोई एक चीज जो है उस मौजू के ऊपर बात की जाए। सो इस तरीके से अगर फैमिली बात करती है तो यकीनन ग्रेजुअली बेहतरी की तरफ पेशेंट को ला सकते हैं। करके बात ना करें, एक टाइम में एक एजेंडा को लेके चलें और अपने स्टैंड के ऊपर खुद ही डटे रहें। ये ना हो कि वो पेशेंट आपको मैनिपुलेट करे। लेकिन एक सवाल जो बार बार थोड़ा सा मैं और इसको एलेबोरेट कर दूं कि तीसरी एक इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि जब क्राइसिस की सिचुएशन हो तो फिर उस मौजू पे बातचीत ना की जाए। बिल्कुल यही सवाल मैं आपसे पूछना चाह रही थी कि फैमिली की ट्रेनिंग तो फिर टाइम के साथ साथ होगी ना, कि वो बात करना सीखें या वो उनके बिहेवियर्स को ऑल्टर करने के लिए कोई स्ट्रैटेजी बनाएं, साइंटिफिक तरीके सीखें। लेकिन अगर पेशेंट किसी रॉक बॉटम पे है, किसी ऐसी सिचुएशन में है, कोई क्राइसिस में है, तो ऐसे में फैमिली क्या कर सकती है? अच्छा, यूजुअली फैमिलीज जो हैं वो नॉर्मल जब हालात होते हैं, जिन दिनों पेशेंट सोबर होता है, ड्रिंक नहीं किए होता या अंडर द इन्फ्लुएंस नज़र नहीं आता, तो फैमिली इसको मसला उस टाइम का नहीं कंसिडर करती। लेकिन जब पेशेंट इंटॉक्सिकेटेड होकर आता है, रात को देर से घर आएगा, तो फिर फैमिली समझेगी कि शायद ये वो मौका है जहाँ पे उन्हें बात करनी चाहिए। जबकि रिकमेंडेड क्या है कि जब भी पेशेंट इंटॉक्सिकेटेड है तो फैमिली उस टाइम पे उस मौजू पे या ड्रिंकिंग के मौजू पे या एडिक्शन के मौजू पे उससे बातचीत ना करे, बल्कि फैमिली उसको सोने दे। सुबह जब वो उठे, जब थोड़ा उसके अंदर गिल्ट भी है कि मैं रात को जैसे आया था वो मेरी कोई अच्छी हालत नहीं थी, सुबह जब फैमिली उठे नाश्ता करे और उसके बाद फैमिली उसके साथ बैठ के बातचीत करे कि रात को आप जो आए हो आप काफ़ी ड्रंक थे तो हमें अच्छा नहीं लगा और हमें काफ़ी तकलीफ पहुंची है, हम चाहेंगे कि आप अपने इन मामलात को दुरुस्तगी की तरफ लेकर जाएं। सो फैमिली उन मौजूआत पे बातचीत कर सकती है। या फिर फैमिली ट्रीटमेंट के हवाले से बात कर सकती है। अगर हालात बड़े ही ख़राब उन्हें नज़र आते हैं या ख़राब अगर नहीं भी हैं तो फैमिली बात कर सकती है कि हमें लगता है कि ये चीज़ आपके कंट्रोल से बाहर है, क्योंकि ऐसा कल भी हुआ, ऐसा 1 माह पहले किसी बर्थडे पार्टी में भी हुआ, ऐसा 2 साल पहले किसी एक शादी के इवेंट में भी हुआ, तो हमें लगता है कि ये मसला जो है किसी हमें कंसल्टेंट से रब्ता करने की ज़रूरत है ताकि उससे समझा जाए कि ये प्रॉब्लम क्या है। ये कोई आपके बस की बात हमें नज़र नहीं आती। अच्छा, तो फैमिली जब क्राइसिस की सिचुएशन है उस टाइम पे बात ना करे, लेकिन जब पेशेंट सोबर है, जब वो ड्रिंक नहीं किए हुआ, जब वो उसने ड्रग नहीं किया हुआ, जो कि यूजुअली मॉर्निंग का टाइम ज़्यादा होता है और नून तक वो रहता है, तो फैमिली उस टाइम के ऊपर जो है वो बातचीत करने की तरफ जाए। अच्छा, जब वो बिल्कुल ही मान के नहीं दे रहा किसी भी वे ऑफ कम्युनिकेशन से, क्योंकि एक चीज़ तो तय है कि नशा उसके जहन को कंट्रोल कर रहा है, उसका जहन जो है वो उसके अपने कंट्रोल में नहीं है। ये डिज़ीज़ ऐसी है, इसे ब्रेन डिजीज़ इसीलिए कहा जाता है कि इसमें इनएबिलिटी टू थिंक क्लियरली डेवलप हो जाता है। अब इसमें फैमिली लंबी ट्रेनिंग से नहीं गुजरना चाह रही और वो उधर देख रही है कि रॉक बॉटम जो है वो उसकी तरफ जा रहा है, उसको कोई सवेयर किस्म की कोई बॉडीली कोई डिज़ीज़ अकर हो गई है या कोई कोर्ट केसेस बन रहे हैं। अब ऐसे में फैमिली को क्या करना है? फौरी तौर पे अगर ट्रीटमेंट में लेके आना है तो किस किस्म का इंटरवेंशन जो है वो फैमिली कर सकती है? अच्छा, जब हालात ऐसे हैं कि कोई पेशेंट किसी डुअल डायग्नोसिस के साथ है और कोई साइकोसिस की कंडीशन उसके अंदर है या क्राइसिस काफ़ी ज़्यादा स्वेयर है कि वो गन लेके खड़ा हो गया है, सो फैमिली इन दोनों सूरतों में, या कोई लड़ाई झगड़ा ऐसा हो गया है घर के अंदर जो कि लगता है कि अब या पेशेंट यहाँ से जाएगा या बाकी फैमिली यहाँ से जाएगी, सो ऐसी जब क्रिटिकल सिचुएशन आ जाती है तो ऐसी सूरत में चूँकि क्राइसिस की सिचुएशन है तो हम जो इंटरवेंशन फैमिली को रिकमेंड करेंगे वो क्राइसिस इंटरवेंशन होगा कि जिसमें फौरी तौर पे फैमिली जो है वो अपनी सेफ्टी को पहले सिक्योर करती है और पेशेंट को किसी ऐसी जगह पे भेजती है जो कि उसके लिए सेफ हो, जहाँ पे वो अपने आप को नुकसान ना पहुंचा सके। फर्ज करें अगर कोई हमारे जो सुनने वाले हैं उनमें कोई ऐसी फैमिली है जिसके घर में कभी ना कभी ये सिचुएशन पेश आती है और उनका किसी ट्रीटमेंट सेंटर से रब्ता नहीं है, तो इवन बड़े शहरों में 1122 की हेल्प अवेलेबल है। फैमिली मेम्बर्स उन्हें कॉल कर सकते हैं
कि हमारे घर में जो हमारा बच्चा है या हमारा जो प्यारा है वो राइट नो काफ़ी उसने बड़ा क्राइसिस क्रिएट किया हुआ है। सो 1122 वाले लोग ट्रेंड हैं, ऐसी सूरत में वो क्या करेंगे, आएंगे, उसको पकड़ेंगे और उसको थाने तक जो है वो ले जाएंगे। सुबह चूंकि सेफ्टी आपने अपनी सिक्योर कर ली, पेशेंट की कर ली, पेशेंट सेफ हैंड्स में है, आप सेफ हैं। सो सुबह उठ के आप कोई ना कोई ऐसा सोच सकते हैं कि अब रेमेडी क्या की जाए। अगर तो आपने उसको इलाज में लेकर जाना है तो आप किसी ट्रीटमेंट सेंटर से रब्ता कर सकते हैं कि जिसमें ट्रीटमेंट सेंटर वाले यूजुअली अपनी टीम भेजते हैं और वो थाने से या घर से ऐसी सूरत में पेशेंट को इवैक्यूएट करवाकर अपने पास लेकर आते हैं, क्योंकि किसी थाने में चंद दिन रखना जो है ये मसले का हल नहीं है, लेकिन फौरी तौर पे ये आपको थोड़ा ब्रीदिंग स्पेस जरूर दे देता है ताकि आप परमानेंटली उस सोल्यूशन के बारे में कुछ सोच सकें। सो ऐसी सूरत में आप फिर अपने अहले खाना से मशवरा करते हैं या किसी ऐसी ट्रीटमेंट सेंटर से मशवरा करते हैं और उनकी टीम आकर आपके पेशेंट को ले जाती है, जिसके बाद फिर इलाज का प्रोसेस जो है वो शुरू होता है। इस क्राइसिस की सिचुएशन में जब टीम जाकर उस पेशेंट को इवैक्यूएट करती है तो हम उसे क्राइसिस इंटरवेंशन के फॉर्म कहते हैं, जो कि ऐसी सूरत में ही ली जानी चाहिए जहां पे कोई ऐसा बड़ा क्राइसिस है जो कि अब मैनेजेबल नहीं है फैमिली के लिए, और ये कोई लास्ट रिजॉर्ट है, ये कोई फर्स्ट रिजॉर्ट नहीं है, ये पहला रिकमेंडेड मेथड नहीं है। लेकिन जब कोई भी तरीका कार जो है वो आपको समझ नहीं आता तो ऐसी सूरत में आप एक ये जो अपॉर्चुनिटी है वो आप इससे अवेल कर सकते हैं। ठीक है, ये यकीनन हमारे नाजरीन को इससे काफ़ी हेल्प मिली होगी कि जब आपके इख्तियार से चीज़ें बाहर चली जाएं, आपका कंट्रोल ख़त्म हो जाए, तो भी आपके पास कोई ना कोई रास्ता ज़रूर होता है। ऐसा कभी भी नहीं होता कि हम किसी बंद गली में आके खड़े हो जाएं और हमारे पास करने के लिए कोई काम ही ना रह जाए। ऑल द टाइम कोई ना कोई स्ट्रैटेजी ज़रूर होती है जिससे चीज़ों को कंट्रोल किया जा सकता है। अच्छा मैम, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि अब एक मरतबा चलिए क्राइसिस इंटरवेंशन के थ्रू ये जैसे भी पेशेंट ट्रीटमेंट में आ गया है, अब रिजेंटफुल भी बहुत है और उसको ऐसे लगता है कि मेरे साथ बहुत ज़्यादा जुल्म हुए। एक बड़ा जुल्म तो क्राइसिस इंटरवेंशन हुआ है कि मेरी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ चंद लोग मुझे पकड़ के तो ट्रीटमेंट सेंटर ले आए और मुझे यहाँ से बाहर जाने की परमिशन नहीं मिल रही। और सबसे बड़ा दुख जो उसे लगा है कि उसकी बिलवड ड्रग्स से उसको दूर कर दिया गया है। अब ऐसे में पेशेंट के साथ बातचीत करना अगर चाहेंगे तो फिर वो कौन सा मेथड होगा जिससे उसको इंसाइट डेवलप की जाए, क्योंकि ये भी बात मैं अभी आपसे पिछले सवाल में कर चुकी हूँ कि उसका ब्रेन भी इन्फ्लुएंस में है और ब्रेन वही बज़ मांग रहा है, ब्रेन को तो कुछ अच्छा ही नहीं लग रहा। अब ऐसे में उससे बातचीत हम किस तरह कर सकते हैं? अच्छा, ऐसी एक कंडीशन तो मैं ये अंडरस्टैंड की आपके सवाल से कि जैसे पेशेंट जो है वो थाने में था और उसके बाद वो घर पे चला गया, उसने वक्ती तौर पे कोई प्रॉमिस वगैरह किया कि अब मैं नहीं करूँगा, मेरी गलती थी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, और फैमिली उसको घर ले गई और अब हालात थोड़े बहुत उन्हें ठीक नज़र आते हैं, जिसमें वो कुछ रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर्स जो है वो शो करता हुआ नजर आएगा कि जैसे 2-4 दिन रात को जल्दी घर वापस आ जाना, जैसे 2-4 दिन सबसे ज़रा अदब एहतराम के साथ बात करना, जैसे 2-4 दिन नहा भी लेना और कपड़े भी बदल लेना, जिससे फैमिली को एक डिसेप्शन मिलती है कि ये शायद काफ़ी बड़ा झटका था इसके लिए और ये बेहतरी की तरफ जा रहा है। अब दूसरा स्टेप जो फैमिली को लेना चाहिए या यूजुअली उन फैमिलीज को लेना चाहिए जिनके पेशेंट जो हैं वो फर्स्ट स्टेज में या सेकंड स्टेज में या लेट स्टेज के अंदर हैं, लेकिन क्राइसिस की कोई सिचुएशन नहीं है, तो सूनर और लेटर ये क्राइसिस आना ही आना है। सो हम प्रिवेंटिव मेजर के तौर पे ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे क्राइसिस की सिचुएशन बिल्डअप ना हो और हमारा पेशेंट जो है वो सेफली खुद अपनी रजामंदी से किसी ना किसी ट्रीटमेंट के अंदर चला जाए। ठीक है, इस फॉर्म को हम फैमिली इंटरवेंशन या स्ट्रक्चर्ड फैमिली इंटरवेंशन कहते हैं। अच्छा, ये क्या कोई डिज़ाइंड स्ट्रक्चर्ड तरीका है? ये मैं चाहूँगी अपने नाजरीन को हम इसके ऊपर ज़रा डिटेल से दें कंटेंट कि कोई ऐसा स्ट्रक्चर, कोई ऐसा स्केल, कोई ऐसा मेयर्ड सोल्यूशन है जिसके ऊपर के हम बातचीत कर सकते हैं उसके अच्छा, फैमिली इंटरवेंशन या स्ट्रक्चर्ड फैमिली इंटरवेंशन वाकतन जैसा नाम बताता है, ये काफ़ी स्ट्रक्चर्ड, प्लान्ड, केयरफुली ऑर्केस्ट्रा किया हुआ कोई ऐसा मेथड है जिसके नतीजे में कोई पेशेंट अपनी रजामंदी जो है वो शो करता है और उसके बाद वो किसी ना किसी ट्रीटमेंट के अंदर आता है जो फैमिली ट्रीटमेंट उसको तजवीज़ करती है। ये कोई 1 पॉइंट एजेंडा के ऊपर बात है और बात वो इतनी सी है कि आप यहाँ से
उठकर तो किसी ना किसी ट्रीटमेंट के अंदर जाएंगे, लेकिन सारी की सारी फैमिली जो है वो ट्रेनिंग में से पहले गुजरती है। यानी ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कि आप 1 to 1 उससे बात करें या आप ग्रुप की सूरत में बात करें। और बाज़-औक़ात हमने देखा है कि फैमिलीज़ ग्रुप की सूरत में जब उससे बात करती हैं तो बगैर किसी स्ट्रक्चर के वो बातचीत करके तो अपने पेशेंट को रजामंद करके तो किसी ना किसी ट्रीटमेंट में ले आती हैं। लेकिन अक्सर औक़ात ऐसी सूरत में ज़्यादातर फैमिलीज़ को नाकामी का सामना करना पड़ता है। सो उस नाकामी को कामयाबी में बदलने के लिए ज़रूरी है कि आप इस तरीक़ाकार को सीखें कि स्ट्रक्चर्ड फैमिली इंटरवेंशन क्या है, जिसमें सारी फैमिली जो इमीडिएट फैमिली मेम्बर्स हैं या कुछ अंकल दूर के या कुछ ग्रैंड पेरेंट्स हैं या फ्रेंड्स हैं जो इम्पोर्टेंट हैं उस पेशेंट की ज़िंदगी में, उन सब से मिलकर एक टीम डेवलप की जाती है और वो टीम प्रोफेशनल्स के पास आके सीखती है कि क्या बातचीत की जाए, जिसमें हम उन्हें रिकमेंड करते हैं कि वो कुछ ऐसे वाक़यात को नरेट करें विदाउट एनी जजमेंट, विदाउट एनी ब्लेम गेम, विदाउट इंड्यूसिंग शेम। वो ऐसे कुछ वाक़यात को नरेट करें जो कि उसके ड्रग्स के क्राइसिस के मुतालिक है। क्राइसिस की सिचुएशन क्या है कि जैसे जब भी कोई पेशेंट ड्रग यूज करता है या अल्कोहल कंज्यूम करता है तो ना सिर्फ उसको फिजिकली डैमेज वो क्रिएट करती है बल्कि साइकोलॉजिकल डैमेजेस भी क्रिएट करती है, उसके सोशल रिलेशनशिप खराब होते हैं और ऐसे बहुत सारे वाक़यात फैमिली ने फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस किए होते हैं जिसमें उन्हें एम्बैरेसमेंट का सामना करना पड़ता है, हर्ट का सामना करना पड़ता है, दुख के अंदर वो जाते हैं या डिसअपॉइंटेड वो होते हैं क्योंकि जो ख्वाब उन्होंने अपने उस प्यारे के हवाले से सजाए हुए हैं वो उनके मुताबिक नहीं चल रहा होता बल्कि वो किसी एक नई डगर के ऊपर चलना शुरू कर देता है। सो फैमिली उन तमाम वाक़यात को नरेट करती है और सबसे पहली चीज़ जो फैमिली उन तमाम वाक़यात को जोड़ती है कि अपनी फीलिंग्स को भी डिस्क्राइब करती है। वाक़यात को नरेट करने के बाद वो फीलिंग्स को डिस्क्राइब करेगी और फिर फैमिली ये भी एक्सेप्ट करती है कि फलां टाइम पे उन्होंने जो प्रोवोक किया था उसको वो गलत किया था क्योंकि उस टाइम पे उन्हें नहीं पता था कि वो बीमार है, वो समझ रहे थे कि शायद वो जानबूझ के कर रहा है। सो फैमिली जितनी भी इनेबलिंग और प्रोवोकिंग की इकसाम फैमिली ने की होती हैं, फैमिली उन्हें एक्सेप्ट करती है होल हार्टेडली और कहती है कि हमें नहीं पता था कि ये आपकी बीमारी है जिसकी वजह से हमसे ये गलतियां सरजद हुई। साथ में फैमिली ये भी उसको बता देती है पेशेंट को कि अब आइंदा वो क्या नहीं करेंगे, जो वो उसको पैसे दे रहे थे अगर वो अपने ड्रग्स को कंटिन्यू करना रखेगा, जारी करना रखेगा तो वो फिर उसे पैसे नहीं देंगे। वो घर की गाड़ी यूज नहीं कर सकता अगर वो ड्रग्स को बाय करने के लिए जाना चाहता है। ठीक है। इसके अलावा जो बच्चे हैं वो कह सकते हैं अपने फादर को कि हम चाहते हैं कि आप अपनी इस बीमारी के हवाले से सोचें बिकॉज हम आपसे प्यार करते हैं और हम आपके साथ चाहते हैं कि आपका साया हमारे सरों पे सलामत रहे। फ्रेंड्स बात करते हैं जो लॉसेस फ्रेंड्स की तरफ से आ रहे होते हैं या इवन एम्प्लॉयर बाज़-औक़ात फैमिली इंटरवेंशन के अंदर शामिल होते हैं और वो कह सकते हैं कि अगर आप अपने इलाज में नहीं जाएंगे तो फिर हमारे लिए आपको जॉब पे रखना जो है वो पॉसिबल नहीं होगा। सो फैमिली ये भी बता देती है पेशेंट को कि वो क्या अब ऐसी चीज़ें हैं आइंदा जो वो पहले करते रहे हैं और उनकी डिजीज़ को इनेबल करते रहे हैं, तो अब चूंकि वो चाहते हैं कि वो रिकवरी के अंदर जाए तो वो चीज़ें करना छोड़ देंगे। सबसे पांचवा जो पॉइंट है कि फैमिली उसे बताती है कि हम चाहते हैं ये सारी बात करने के बाद कि आपके लिए हमने फला जगह पे कोई ट्रीटमेंट देखा है, हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ उठकर उस डॉक्टर के पास जाएं और उस ट्रीटमेंट को एक्सेप्ट करें जो कि हम सब ने आपके लिए तजवीज़ किया है आपकी सूरत हाल को देखते हुए। सो ये सारी बातचीत जो है वो 1 by 1 सारे फैमिली मेम्बर्स जो हैं वो एक वन फाइन मॉर्निंग जब उसने अभी ड्रग यूज़ नहीं किया हुआ और वो सोबर हालत में है उससे जाकर ये सारी हकीकत जो है वो एक एक करके बयान करते हैं। और ऐसी सूरत में पेशेंट अगर बातचीत करने की कोशिश करता है तो फैमिली उसे कहती है कि आप जो भी कहना चाहते हैं आप एंड पे बात कीजिएगा, हम आपकी पूरी बात सुनेंगे, पहले हमें अपनी बात कह लेने दें जो कि हम कहना चाहते हैं। सो सारी जो गुफ्तगू है वो पेशेंट के गोश गुजारी जाती है और ये एक काफ़ी स्पिरिचुअल अवेकनिंग जैसी कोई चीज़ है। ये कोई स्पॉन्टेनियस इनसाइट नहीं है बल्कि पेशेंट उन क्राइसिस का जो एक लेवल है हाई वो एनालाइज करना शुरू कर देता है कि ये इतने ज़्यादा डैमेजेस जो हैं ये क्रिएट उसकी एक्टिव एडिक्शन की वजह से हुए हैं और ये वो सारे प्यारे हैं जिन्हें वो कभी तकलीफ़ नहीं देना चाहता, बिल्कुल वैसे ही जैसे फैमिली अपने कभी पेशेंट को तकलीफ़ नहीं देना चाहती। ये वो सारे चेहरे हैं जिनसे वो बड़ा प्यार करता है, ये उसके बच्चे हैं जिनके फ्यूचर को वो बड़ा ब्राइट बनाने की बातें जो है वो सोचता है, या ये वाइफ है जिसकी वो बड़ी केयर करता है लेकिन वो मुसलसल इस दुख में मुब्तला है कि
जो चीज़ें उसके साथ पेश आ रही हैं ड्रिंकिंग की वजह से, या ये वो पेरेंट्स हैं जिनकी वो बड़ी रिस्पेक्ट करता है, जिनका वो बड़ा ख्याल रखता है, लेकिन बीमारी की वजह से उन्हें भी काफ़ी नुकसानात को फेस करना पड़ा। सो पेशेंट फिर इन सारे क्राइसिस की सूरत को जब देखता है तो फिर वो ये फैसला करता है कि उसे फैमिली की बात को मान लेना चाहिए, और फैमिली की बात को वो मान कर किसी ना किसी ट्रीटमेंट के अंदर चला जाता है, चाहे वो इन पेशेंट है चाहे वो आउट पेशेंट ट्रीटमेंट है। बहुत शुक्रिया मैम, आपने बहुत ही खूबसूरती से हमें स्ट्रक्चर्ड इंटरवेंशन के बारे में बताया, और मुझे यकीन है कि सुनने वालों को इसमें बहुत ज़्यादा हेल्प का मटीरियल है। मैं चाहूँगी कि यहाँ पर हम एक छोटा सा ब्रेक लें, और ब्रेक के बाद आके हम अपनी गुफ्तगू को जारी रखेंगे और भी बहुत सारे दिलचस्प हक़ाइक़ आपको बताएंगे। सो मिलते हैं ब्रेक के बाद। लाहौर, कराची, Islamabad, Murray, across the nation, this is Willing Ways, Pakistan. सरदर्द 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 दर्द जब सर चढ़ के बोले तो 2 गोली डिस्प्रिन पानी में घोले, जो सिर्फ 60 सेकंड्स में हल होकर सर दर्द दूर भगाए। क्योंकि इन सैंडल्स के साथ तो रेड ही अच्छा लगेगा ना। तो फिर रेड डिस्प्रिन सर दर्द का फौरी हल। तमाम दवाएं बच्चों की कौन सी है? चाहता तो हूँ पर कैसे बचाऊं? कॉल से पैसे बचाऊं तो एसएमएस का खर्चा, एसएमएस से बचाऊं तो मोबाइल इंटरनेट का खर्चा, कार्ड लोड करने पे टैक्स का खर्चा, हर कॉल के अलग चार्जेस और इजाफी टैक्स का खर्चा। कैसे बचाऊं? यूफोन सुपर कार्ड से। अरे यूफोन सुपर कार्ड लोड करवाओ और बचत के साथ साथ सुकून भी पाओ। ना कोई रेट का हिसाब किताब, ना इजाफी टैक्स और ना ही किसी किस्म के कॉल चार्जेस। तो फिर यूफोन सिम लाओ और पैसे बचाओ। अब लड़की को बचाता हूँ। कहाँ गई? थैंक यू। पैसे बचा रहे हो, बीवी को नहीं। बीवी को बचाए तो पैसे नहीं बचेंगे। सॉरी, आपका आपस का नाम लाए। लॉन्ग ड्राइव चल चल चल। बहू, बर्तन हाथ के हाथ धो के जाना। फिर चले लॉन्ग ड्राइव। जल्दी चलो, देर हो रही है। महीने में बस एक बार पाकिस्तान का नंबर 1 लेमन मैक्स लॉन्ग बार। अभी घर पहुंचा ही था क्या? इलायची की महक, यकीनन माँ ने चाय बनाई होगी, वरना बेगम और इलायची वाली हाथ चाय। यहाँ घूट लिया, वहाँ माँ का हाथ चूम लिया, और जब नया तरंग इलायची देखा तब जाना कि असल कमाल तो बेगम के हाथ में था। गलती से इसलिए को गई, वरना सर्दियों में छत पर सोने का शौक नहीं है मुझे। नया तरंग इलायची दे हर प्याली को शुरू से आखिर तक असल इलायची का महकता मजा। तरंग, चाय का सही जोड़। लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, Murray, across the nation, this is Willing Ways, Pakistan. वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक पर जाने से पहले हम डिस्कस कर रहे थे कि किस तरह मरीज़ की ज़िंदगी में इंटरवीन किया जा सकता है,
हमने ज़िक्र किया यहाँ पर क्राइसिस इंटरवेंशन का, और उसके बाद मैडम ने हमें एक स्ट्रक्चर बताया कि किस तरह हम स्ट्रक्चर्ड इंटरवेंशन के थ्रू किसी की ज़िंदगी में मुदाखलत कर सकते हैं, और उसको अगर वो अपने इलाज पर आमादा नहीं भी है तो किस तरह उसकी आमादगी को डेवलप किया जा सकता है। इसी मौजू के ऊपर मैं चाहूँगी कि हमारे पास यहाँ पर जो हमारे प्रोफेशनल्स मौजूद हैं वो अगर कोई सवाल करना चाहें तो वो सवाल करें। थैंक यू मिस, बहुत इंफॉर्मेटिव है फैमिली ट्रेनिंग के हवाले से ओवरऑल प्रोग्राम। आज हम बात करें इंटरवेंशन के हवाले से कि इंटरवीन किस तरह से करना है। सवाल मेरा ये है कि जब फैमिली इंटरवीन करती है तो पेशेंट आउटडोर में आता है या इंडोर में आ जाता है, क्या फैमिली के लिए कोई और ऑप्शन भी हो सकती है कि वो ट्रेनिंग के जरिए किसी तरह से इंटरवीन कर सके? बिल्कुल ऑप्शन हो सकती है। देखें, कोई भी हम जब ट्रीटमेंट डिसाइड करते हैं, वो चाहे इंडोर है या आउटडोर है, वो पेशेंट की नीड्स को देखते हुए और फैमिली के डायनामिक्स को देखते हुए डिसाइड करते हैं। फ़र्ज़ करें कि अगर कोई पेशेंट लेट स्टेज ऑफ ड्रग एडिक्शन या अल्कोहलिज्म में है, तो ऐसे पेशेंट को रिकमेंड यही किया जाएगा कि वो इन पेशेंट में जाएं या वो इंडोर ट्रीटमेंट में जाएं। उसकी वजह ये है कि उस सूरत में जब कोई पेशेंट लेट स्टेजेस के अंदर है तो हर टाइम पे कुछ ना कुछ नेगेटिव घर में चल ही रहा होता है, पेशेंट प्रॉब्लम्स क्रिएट कर ही रहा होता है ना चाहते हुए भी। ऐसी सूरत में फैमिली के लिए किसी भी पेशेंट को डे टू डे या हर आवरली बेसिस के ऊपर मैनेज करना थोड़ा मुश्किल होता है। फैमिली को एक सपोर्ट ये मिल जाता है कि पेशेंट जब इंडोर में चला जाता है तो फैमिली के पास इतना टाइम मौजूद होता है कि वो अच्छे तरीके से अपनी चीज़ों को सीख कर अपने रवैयों को मैनेज कर ले, और ये भी तरीकाकार सीख ले कि पेशेंट जब आउटडोर बेसिस पे जाएगा तो फिर उसे वो कैसे मैनेज करेंगे। फैमिली लेट स्टेज में इन पेशेंट जो है वो रिकमेंडेड है। अगर कोई पेशेंट सेकंड स्टेज ऑफ अल्कोहलिज्म में है, जहाँ पे प्रॉब्लम्स आवरली बेसिस पे नहीं चल रहे होते, जहाँ पे हर 5वें 6ठे दिन या महीने में कोई एक आध मसला जो है वो अकर करता है, तो ऐसी सूरत में हम आउटडोर प्रोग्राम की तरफ जा सकते हैं कि जिसमें पेशेंट आउटडोर बेसिस पे काउंसलिंग के लिए आता है। वो वीक में ट्वाइस या थ्राइस एज नीडेड ट्रीटमेंट के अंदर आएगा, अपना काउंसलिंग सेशन लेगा, ग्रुप अटेंड करेगा और वो वापस जो है वो घर में जाएगा। वो एक नेचुरल सेटिंग में जो उसकी होम सेटिंग है उसी के अंदर रहकर अपने रवैयों को बेहतर बनाने में कोई एफर्ट या कोई अपना किरदार अदा करता है। जब हम आउटडोर ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो इसमें कामयाबी शुरू में नहीं आती, लेकिन कामयाबी धीरे धीरे जो है वो आना शुरू हो जाती है, और फैमिली चूँकि सीख रही होती है कि पेशेंट से इंटरेक्शन कैसे बेटर करें, पेशेंट की डिग्निटी को कैसे मेंटेन रखते हुए उससे कैसे डिफ़िकल्ट मौजूआत पे बातचीत करें, और फैमिली बातचीत कर भी रही होती है। पेशेंट के अंदर आपको आगे चल के कुछ पॉजिटिव चेंजेस नज़र आते हैं। आउटडोर में जब हम बात करते हैं तो पेशेंट यकदम ड्रिंकिंग या ड्रगिंग नहीं छोड़ता, लेकिन विद द टाइम ऑफ 6 मंथ वो ग्रेजुअली रिड्यूस करना खुद ही शुरू कर देता है, खुद ही वो एक्सपेरिमेंटिंग करना स्टार्ट कर देता है। कभी कोई डे ऑफ कर देगा, कभी एक टाइम की छोड़ देगा। ग्रेजुअली कोई 4 से 6 मंथ के अंदर अंदर पेशेंट ड्रिंकिंग या ड्रगिंग खुद ही डिसाइड करके छोड़ देता है, और वो आपको टाइम एंड अगेन कहता है काउंसलिंग के अंदर के मैंने कल नहीं की, मुझे 1 वीक हो गया नहीं की, मुझे 1 मंथ हो गया नहीं की। इस तरीके से वो एक्सपेरिमेंटिंग करते हुए खुद ही छोड़ेगा, लेकिन ओवरऑल आप उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करने की ऊपर काम कर रहे होते हैं, आप उसको डिफरेंट लाइफ स्किल्स सिखा रहे होते हैं, और फैमिली को भी सिखा रहे होते हैं कि वो पेशेंट से पॉजिटिव इंटरेक्शन जो है वो कैसे अपने ज़्यादा से ज़्यादा बनाए, कैसे वो डिफ़िकल्ट चीज़ों के ऊपर बात करना सीखे, और कैसे पेशेंट को असर्ट करे उन चीज़ों के ऊपर जो कि उसे करनी है और वो नहीं कर रहा। आउटडोर की हम यहाँ पे बात जो है वो करते हैं। ये थोड़ा लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। तीसरी चीज़ जो आपने पूछी कि क्या इन दोनों तरीकों के अलावा भी कोई एक तरीका है, तो बिल्कुल है, और उसको हम इनडायरेक्ट जो ट्रीटमेंट है वो कहते हैं। लेकिन ये जो इनडायरेक्ट ट्रीटमेंट है ये सिर्फ फर्स्ट स्टेज अल्कोहलिक्स या फर्स्ट स्टेज ड्रग एडिक्शन के साथ इस्तेमाल किया जा सकता है। आप इसको सेकेंड स्टेज के ऊपर अप्लाई नहीं कर सकते। अगर कोई फर्स्ट स्टेज ऑफ अल्कोहलिज्म में है, जैसे अगर कोई बच्चा है उसके ग्रेड स्कूल के गिरना शुरू हो गए हैं और साथ में कोई ड्रग की इन्वॉल्वमेंट भी है, लेकिन अभी कोई ऐसा प्रोमिनेंट वो नहीं है, माइक्रो लेवल के ऊपर है, अभी घर में भी किसी को पता नहीं है और घर में ये भी शक है कि कोई वो ड्रग्स यूज़ करता है या वो नहीं करता, लेकिन उसके ग्रेड्स थोड़े कम आना शुरू हो गए हैं और वो ग्रेजुअली गिरते जा रहे हैं। नंबर 2, कुछ ऐसे फ्रेंड्स उसके इर्द गिर्द घूमते नज़र आते हैं जो कि फैमिली को पसंद नहीं है। ऐसी सूरत में फैमिली सिर्फ ट्रेनिंग में आकर वो सीख सकती है कि कैसे वो अपने बच्चे को मैनेज कर सकते हैं, या अगर हस्बैंड है और वो काम जो है वो उसका बिजनेस चल रहा है या काम पे जा रहा है, लेकिन कुछ ना कुछ
चीज़ें नज़र आती हैं और कुछ ड्रिंकिंग थोड़ी हुई बढ़ती, कभी कभी कम होती, कभी बढ़ती नज़र आती है। सो ऐसी सूरत में फैमिली जो है वो खुद से ट्रेनिंग लेकर खुद ही अपने पेशेंट को घर के अंदर मैनेज करना सीख जाती है। ये भी थोड़ा लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, बट इवेंचुअली पेशेंट खुद ही जो है वो ड्रग छोड़ देता है और पॉजिटिवली अपनी लाइफ के अंदर इन्वॉल्व हो जाता है और उसको रीबिल्ड करना स्टार्ट कर देता है। सो ये 3 तरीकाकार हैं जो कि जिससे फैमिली कोई हेल्प जो है वो ले सकती है या अपने पेशेंट्स को मैनेज कर सकती है। बट अगेन फैमिली डायनामिक्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं कि कितने फैमिली मेम्बर्स हैं, वो फैमिली मेम्बर्स कितने स्ट्रेंथन हैं अभी, या उनके चेहरों पे हवाइयाँ उड़ती हुई अगर नज़र आ रही हैं तो आप आउटडोर रिकमेंड नहीं कर सकते। यकीनन जहाँ पे फैमिली को अच्छी खासी हेल्प की ज़रूरत है, और वो इस सूरत में जब उनका पेशेंट उनसे अलहदा होगा, क्योंकि पेशेंट को साथ रखते हुए आप इतनी इंटेंसिव हेल्प जो है वो उन्हें नहीं दे सकते, और अगर आप दे भी रहे हैं तो वो इतने रिसीविंग एंड पे नहीं होते, क्योंकि हम वक्त उनके जहन में है कि हम घर पे उसको छोड़ के आए हैं, वो पता नहीं क्या करेगा जाने तक, एंड ऑल दैट, इस तरह की सिचुएशंस है। सो तीनों ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स हैं, बट बीइंग प्रोफेशनल आप डिसाइड करते हैं कि किस पेशेंट के लिए कौन सा ज़्यादा सूटेबल है। मिस आपने स्ट्रक्चर्ड फैमिली जो इंटरवेंशन का जो प्रोसेस है उसको काफ़ी डिटेल में बताया। मेरा क्वेश्चन ये है कि 2 ट्रीटमेंट मॉड्यूल्स का जिक्र यहाँ पर हुआ, इन पेशेंट एंड आउट पेशेंट ट्रीटमेंट मॉड्यूल। तो अगर स्ट्रक्चर्ड फैमिली इंटरवेंशन के थ्रू फैमिली कन्विंस कर लेती है क्लाइंट को कि वो ट्रीटमेंट प्रोसेस के अंदर आए, उसको ज़रूरत है इस टाइम, तो वो उसको कौन सा ट्रीटमेंट जो मॉड्यूल है रिकमेंड किया जाए, इन पेशेंट या आउट? यही बात अभी हमने कही कि फैमिली इंटरवेंशन के नतीजे में आप इन पेशेंट में भी पेशेंट को लेकर जा सकते हैं और आउट पेशेंट में भी, यानी इनडोर में भी आप उसको लेकर जा सकते हैं और आउटडोर में भी। ट्रीटमेंट जब भी आप डिसाइड करेंगे कि कौन सा ट्रीटमेंट किसी पेशेंट के लिए बेहतरीन है, तो वो आप उसके फैमिली डायनामिक्स को और पेशेंट की स्टेज कौन सी है डिजीज़ पे अभी, आप उसको देखते हुए डिसाइड करेंगे। लेकिन आप स्ट्रक्चर्ड फैमिली इंटरवेंशन अप्लाई कर सकते हैं सिर्फ पेशेंट की रजामंदी बनाने के लिए, रिगार्डलेस कि वो इन पेशेंट में जाएगा या आउट पेशेंट में, वो दोनों में जा सकता है। मेरा क्वेश्चन है कि फैमिली डिफरेंट मेथड यूज़ करती है, जैसे कि उनका एक मेथड है कि वो उम्र के लिए पेशेंट को भेज देते हैं या आउट ऑफ कंट्री भेज देते हैं। क्या ऐसा करना उनके लिए मुनासिब है या कोई ट्रीटमेंट प्रोसीजर में ऐसा करना पॉसिबल है या उनके लिए कोई यूज़फुल साबित होता है? अच्छा, बहुत सारी फैमिलीज़ जो हैं वो ये मेथड अपने तौर पे अपनाती हैं, और कभी पेशेंट को उम्रा के लिए भेज देना जिससे उन्हें लगता है कि शायद इसकी अभी काफ़ी ज़रूरत है। बाज़-औक़ात हमें ये भी देखने में नज़र आता है कि कोई पेशेंट ट्रीटमेंट के अंदर आ चुका है और अचानक फैमिली को ख्याल आया कि इसे उम्रा के लिए भेजें तो शायद ये ठीक हो जाएगा। या हमारे पास जैसे मुख्तलिफ कंट्री से भी पेशेंट आते हैं, तो फैमिली का ख्याल बाज़-औक़ात ये होता है कि अगर हम इन्हें यहीं पे ही 2 साल का अरसा रखें जिसमें इन पेशेंट भी हम कंप्लीट करें और आउटडोर ट्रीटमेंट जो फॉलो अप प्रोग्राम है वो भी उनका कंप्लीट हो, और उसके बाद वो किसी और जगह घर ले लें और वहाँ पे वो पेशेंट को रखें, तो शायद इससे बेहतरी आएगी, क्योंकि जिस जगह अभी वो रहते हैं वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ड्रग्स की इन्वॉल्वमेंट है। समझने की बात यह है कि जब हम इसको बीमारी कहते हैं तो फिर कोई ना कोई इलाज की इसको ज़रूरत है। ये जो होम मेड रेमेडीज़ हैं, उम्रा पे भेजना या जगह अपना घर छोड़कर किसी नई जगह पे घर ले लेना जिससे उनका ख्याल है कि मसला हल हो जाएगा, बीमारी फिजिकल इन नेचर है, वो कहीं पे भी जाएगा, बीमारी उसके बॉडी के अंदर है, वो उसके साथ साथ चल रही है। किसी भी नई जगह पे जाके किसी भी पेशेंट के लिए ये बड़ा आसान मेथड होता है कि वो क्विकली देखकर लोगों को पहचान लेता है कि कौन से लोग ड्रग यूज़ करते हैं और ड्रग्स कैसे मिलना है। उसके लिए नए रिश्ते किसी भी जगह पे जाके इस्टेब्लिश करना कोई मुश्किल काम नहीं है, ये उसके बाएं हाथ का काम है। और अगर पेशेंट जो है वो उम्रा के लिए चला जाता है, तो जैसे मैंने आपसे पहले भी जिक्र किया कि बहुत सारे पेशेंट जो हैं वो सेकंड स्टेज या फर्स्ट स्टेज ऑफ अल्कोहलिज्म या ड्रग एडिक्शन में कुछ अर्सा के लिए नशा छोड़ देते हैं और फिर दोबारा से वो नशा करना शुरू कर देते हैं या अपने आप को वो कंट्रोल की स्टेज पे ले जाने में कामयाबी हासिल कर लेते हैं। तो जैसे ही वो उम्रा से वापस आएगा, कुछ अरसे के बाद अगेन ड्रग की क्रेविंग जो है वो उसको होना शुरू होगी और वो किसी ना किसी तौर पे ड्रग मैनेज करेगा। अगर हमारा ये ख्याल है कि सऊदी अरब में नशा नहीं होता, तो ये भी ख्याल काफ़ी गलत अब साबित होता है। वहाँ पे हर तरह के ड्रग्स जो हैं वो अवेलेबल हैं और जो पैडलर्स आपको बेचने के लिए जगह जगह घूम रहे होते हैं और वो दे रहे होते हैं और वहीं पे बैठ के लोग नशे भी कर रहे होते हैं। सो इन होममेड रेमेडीज़ की बजाय हमें कोई ना कोई स्ट्रक्चर्ड ट्रीटमेंट की तरफ जाना पड़ेगा, क्योंकि अल्टीमेटली ट्रीटमेंट ही सोल्यूशन है। ये जितनी भी चुमखी लड़ाई है,
इसमें हम अपनी एनर्जीज तो वेस्ट करते हैं, लेकिन इससे ना हमें कोई फ़ायदा होता है बीइंग फैमिली मेम्बर, ना ही हमारे पेशेंट को कोई फ़ायदा होता है। सो जो इलाज है या जो सोल्यूशन है वो बेसिकली उस ट्रीटमेंट में से गुजरना है जो कि कोई ट्रीटमेंट पॉसिबल बनाता है, क्योंकि नशा छोड़ना मसला नहीं है। नशा छोड़ सारे ही मरीज देते हैं कभी ना कभी अपनी लाइफ में, लेकिन नशे को छोड़े रखना एक बड़ा मसला है जो कि ज़्यादातर पेशेंट्स के लिए पॉसिबल नहीं होता कि वो बगैर किसी प्रोफेशनल हेल्प के नशे को लंबे अरसे तक या ज़िंदगी भर के लिए छोड़े भी रखें। सो कोई भी ट्रीटमेंट जो है स्ट्रक्चर वो किसी भी पेशेंट को इक्विप करता है कि वो नशे को छोड़कर अपनी ज़िंदगी को कैसे मैनेज कर सकता है, और नशे को छोड़े रखना उसके लिए पॉसिबल बनाता है। यकीनन आप लोगों की तसल्ली हुई होगी, आपने इतने इन्फॉर्मेटिव क्वेश्चंस हमसे शेयर किए, इसके लिए मैं आपका शुक्रिया भी अदा करना चाहूँगी। और मैं अपने नाजरीन से एंड पर यही बात करना चाहूँगी कि नशा बहरहाल एक बीमारी है, और अगर आप इससे फ़ाइट करना चाहते हैं तो सबसे पहले इसे बीमारी के तौर पे शनाख्त करें, और फिर बीमारियों का सिर्फ इलाज ही किया जाता है, बीमारियों के लिए कोई टोटके कभी भी काम नहीं आते। सो ऐसी नॉन साइंटिफिक चीज़ें करने से अपनी ही एनर्जी को ख़त्म करने की बजाय कोशिश ये करें कि ऐसे मरीज़ को जल्द अज जल्द ट्रीटमेंट में लेके आएँ। इसी पैगाम के साथ मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगी। अपना ख्याल रखें। शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।